हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर के। बीटीसी में आपका जो प्रथम सेमेस्टर है यानी यूपी डीएलएड जिसको हम बोलते हैं वर्तमान में, उसमें जो प्रथम सेमेस्टर है उसमें सामान्य विषय के अंदर, ये आप देख पा रहे हैं, सामान्य विषय के अंदर विषय 3 का सिलेबस देखेंगे। विषय 3 का सिलेबस देखेंगे और विषय 3 में हमारा सामाजिक अध्ययन है। तो हम बात करेंगे कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। सेमेस्टर 1 में सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक अध्ययन को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज का क्या सिलेबस है, पाठ्यक्रम क्या है, इस चीज़ को हम देखेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये जो सिलेबस की पीडीएफ है वहाँ पे मैं आपको सेंड कर दूँगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जब भी क्लास अपलोड होती है तो उसका लिंक टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पे जाता है, तो आप वहां से जुड़े रहिए ताकि आपको क्लासेस जो अपलोड हो रही हैं उनका लाभ मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, सोशल स्टडीज़ के अंदर हमें 4 पार्ट में चीज़ें पढ़नी हैं, 4 भाग में। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग आपका हिस्ट्री हो जाएगा, जिसे इतिहास हम बोलते हैं। पहला भाग आपका इतिहास हो जाएगा। दूसरा भाग आपको भूगोल पढ़ना होगा, भूगोल के कुछ चैप्टर। तीसरा राजनीति विज्ञान के कुछ चैप्टर आपको पढ़ना होगा, जिसे हम नागरिक शास्त्र भी कहते हैं, तो राजनीति विज्ञान के कुछ चैप्टर पढ़ना होगा। चौथा अर्थशास्त्र के कुछ चैप्टर को आपको पढ़ना है। ये 4 भाग आपको पढ़ना है। तो पहला भाग हम देखते हैं इतिहास का है। किसका? इतिहास का। तो इतिहास के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है? तो इतिहास के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो क्या है? इतिहास का अर्थ हमें जानना है। इतिहास का क्या महत्व होता है वो हम देखेंगे। इतिहास जानने के स्रोत क्या होते हैं, कि इतिहास हमें कहाँ से पता चलता है। और इतिहास के जो स्रोत होते हैं इतिहास जानने के, पुरातात्विक स्रोत हो गए, जिसमें कि मुद्रा यानी कि सिक्के आते हैं, अभिलेख जो कि पत्थर पे लिखे हुए हो गए, चाहे फिर किसी चट्टान पे लिखे हुए हो गए, कोई स्तंभ पे लिखा हुआ लेख हो गया, तो सब अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। साहित्यिक विवरण भी, जैसे कि जितने भी यात्री आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे थे। जो बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ तो धर्म से जुड़े कुछ साहित्य लिखे गए, तो उनसे भी हमें इतिहास का पता चलता है। तो ये साहित्यिक स्रोत में आ जाते हैं। तिथि निर्धारण पद्धतियाँ भी हमें पढ़ना है, कि आखिर इतिहास के अंदर हम समय का निर्धारण कैसे करते हैं, यानी समय के आधार पे हम इतिहास को कई भाग पे बांटते हैं। तो इस चीज़ का भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे चैप्टर 1 के अंदर। चैप्टर 2 में आ जाइए। चैप्टर 2 जो है आपका, एक सेकंड थोड़ा रुक जाइएगा, एक सेकंड थोड़ा आप समय दीजिएगा। देखिए, जो चैप्टर 2 है आपका, चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव ने विकास कैसे किया, तो यानी हम आदि मानव काल की बात करेंगे। और आदि मानव काल में आपके 3 काल के बारे में हमको पढ़ना है। एक पाषाण काल होता है, जिसे कि हम प्रस्तर काल भी बोलते हैं। इस काल में पत्थर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था, तो इसलिए इसको प्रस्तर काल भी बोला जाता है। दूसरा जो है आपका ताम्र एवं कांस्य युग के बारे में हम पढ़ेंगे,
ठीक ना। मध्य पाषाण काल भी शायद इसे बोला जाता है। और तीसरा जो है आपका लौह युग, या फिर इसे हम उत्तर पाषाण काल भी बोल सकते हैं कि पाषाण काल का जो अंतिम चरण था उसको लौह युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीन काल को हम पढ़ेंगे, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, इस तरीके से, ठीक ना। चैप्टर नंबर जो 3 होगा आपका इतिहास का ही चैप्टर होगा। उसमें हम नदी घाटी की सभ्यताएं पढ़ेंगे, जो नदी और घाटियों के अगल बगल सभ्यताएं उपजी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहली सभ्यता आती है जो बहुत पुरानी है, करीब 10,000 साल से भी पुरानी है, तो उसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु वैलीज सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको। और दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये भी बहुत ही पुरानी सभ्यता है, तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक एक चीज़ को बारीकी से समझाऊंगा जब इन चैप्टरों पे हम डिस्कशन करेंगे। तीसरी जो सभ्यता है वो है मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र भी एक नदी होती थी, तो उसके अगल बगल जो सभ्यता उपजी या उदय हुआ उसको हम देखेंगे ध्यान से। चीन की भी एक अपनी इंडिविजुअल सिविलाइजेशन है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो इन 4 सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, 4 सिविलाइजेशन का अध्ययन हम करेंगे, ठीक ना। इतिहास का जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें हम आपसे वैदिक एरा की बात करेंगे, वैदिक युग की बात करेंगे, वैदिक काल की बात करेंगे। और वैदिक काल में हम वैदिक काल को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में? 2 पार्ट्स में हम बांटकर वो वैदिक काल को पढ़ेंगे। वो 2 पार्ट्स होंगे। एक तो पूर्व वैदिक काल की, जब वैदिक काल का प्रारंभिक चरण था उसमें कैसा माहौल था, क्या चीज़ें घटी थी। और दूसरा जो है आपका वो है उत्तर वैदिक काल की, जब वैदिक काल अपने समाप्ति की ओर पे था, तो क्यों कैसे उसे पतन हुआ और क्या कुछ इन्वायरमेंट था, इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। इतिहास के अंदर चैप्टर 5 जो आपका होगा उसमें हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद काल आपने पढ़ा भी होगा पहले। भारत के प्रारंभिक षोडश का मतलब है 16, ठीक है। 16 महाजनपद हुआ करते थे प्रारंभिक समय में, भारत का जो प्रारंभिक समय था। तो इन 16 महाजनपदों को हम देखेंगे कौन कौन से थे। और उसमें जो एक जनपद मगध था आपका, तो मगध के साम्राज्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और सिकंदर कैसे आक्रमण करता है और सिकंदर के आक्रमण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक। इसके बाद आ जाइए आप यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर जो 6 है वो भी आपका इतिहास से ही संबंधित है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि उपनिषद काल कब था और इसमें क्या कुछ चीज़ें हुई थी। और उसके बाद हम देखेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म के बारे में भी हम चीज़ों को बड़े ही डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आपका 6 चैप्टर इतिहास के पढ़ने के बाद जो 7वां चैप्टर शुरू होगा, 7वें चैप्टर से आपका भूगोल शुरू होगा। क्या शुरू होगा? भूगोल, जिसे कि हम ज्योग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। तो आपका ज्योग्राफी शुरू होगा। तो जो 7वां चैप्टर है उसका नाम है सौर मंडल। तो हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। और सौर मंडल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ग्रह के बारे में जानेंगे, उपग्रह के बारे में जानेंगे, क्षुद्र ग्रह के बारे में जानेंगे, गैलेक्सी आकाश गंगा के बारे में जानेंगे, उल्का पिंड के बारे में जानेंगे, ठीक। तो सौर मंडल के जो सदस्य होते हैं, कह सकते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। जो आपका चैप्टर नंबर 8 है उसमें हम मानचित्र का अर्थ देखेंगे कि मानचित्र का अर्थ क्या होता है और मानचित्र में कैसे दिशाओं का हम पता लगा पाते हैं। तो दिशाओं को ज्ञान के ऊपर भी हम आपको समझाएंगे कि दिशा का पता आखिर कैसे लगाया जाता है। और मानचित्रण के बारे में समझेंगे कि मानचित्र में जिस प्रकार का चित्रांकन किया गया होता है उसकी व्याख्या करेंगे। चैप्टर नंबर जो 9 है आपका वो क्या है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं के बारे में हम पढ़ेंगे। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं और क्यों होती हैं, तीनों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। जीएमटी क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आईएसटी क्या होता है, इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। टाइम जोन्स होता है, तो टाइम जोन्स के बारे में बात करेंगे। प्राइम मेरिडियन होता है, तो इसके बारे में भी हम चीज़ें आपसे डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 9 में, जो कि भूगोल के अंतर्गत आपका आता है।
चैप्टर नंबर 10 में हम बात करेंगे पृथ्वी ताप कटिबंध के बारे में, और इसमें पृथ्वी की गोलार्ध एवं ध्रुव के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर जो 11 होगा उसमें हम पृथ्वी की गतियां के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि पृथ्वी गति कैसे करती है। तो परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति, ये दोनों के बारे में क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और इसका परिणाम क्या होता है, दिन रात जो होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 12 में आ जाइए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और स्पेशली मेरा फेवरेट टॉपिक है भूगोल के अंदर, महाद्वीप एवं महासागर। बड़े ही जीवंत तरीके से ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे से पढ़ने के बाद आप कभी भी महाद्वीप और महासागर के बारे में भूल नहीं पाएंगे। तो ये चैप्टर नंबर आपका 12 है, जो भूगोल के अंतर्गत ही आएगा। चैप्टर नंबर 13 आपका एशिया महाद्वीप में भारत की क्या स्थिति है। आपको पता होगा कि एशिया महाद्वीप में भारत जो है वो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है, और मध्य एशिया में आपका चीन आ जाता है, ठीक ना। तो दक्षिण एशिया जो है आपका, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि दक्षिण एशिया जो है जहाँ पे भारत है हमारा, उसकी स्थिति क्या है, और दक्षिण एशिया का विस्तार एक्सटेंशन कहाँ तक है, और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं भारत के मतलब, और भारत का धरातल, भारत की जलवायु, भारत का वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर आप आ जाइए 14। जो चैप्टर नंबर आपका 14 होगा, अध्याय 14, आप लिखते जाइएगा। चैप्टर को हिंदी में अध्याय बोलते हैं, ठीक है। सिलेबस लिख लीजिए क्योंकि आपको यही तो भी पढ़ना है हमारे साथ। तो जो अध्याय 14 है उसमें हम खगोलीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। जो स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं, चीज़ों को पता लगाते हैं, उन्हें बोला जाता है खगोलीय संगठन। तो इसमें हम नासा के बारे में पढ़ेंगे, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो इसरो की स्थापना की गई थी, तो हम इसरो के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप आ जाइए राजनीति विज्ञान में। अब हमारा चैप्टर नंबर 15 से, अध्याय 15 से क्या शुरू होता है, अध्याय 15 से शुरू होता है पॉलिटिकल साइंस, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, राजनीति विज्ञान। अध्याय 15 से हमारा शुरू होता है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं राजनीति विज्ञान। तो अध्याय 15 से राजनीति विज्ञान शुरू हो जाता है, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, यानी अध्याय नंबर आपका 15, उसमें क्या है, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली के बारे में हम बात करेंगे कि जो रूरल एरियाज के ह्यूमन होते हैं वो किस तरीके से मतलब होते हैं, सिटीजन होते हैं कह लीजिए, वो किस तरीके से उनका जीवन स्तर होता है, तो वो चीज़ों पे हम बात करेंगे। वहीं अर्बन एरियाज का जो लाइफ स्टाइल होता है उस पर भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। अध्याय नंबर जो 16 है उसमें हम ग्रामीण जीवन के बारे में बात करेंगे कि ग्रामीण जीवन में जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसके बारे में बात करेंगे, और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो आपका ग्राम पंचायत आता है या क्षेत्र पंचायत होता है, जिला पंचायत का गठन कैसे होता है, मुख्य कार्य क्या होते हैं, ये जो बॉडीज हैं अलग अलग, इन पे भी हम बात करेंगे। आ जाइए आप अध्याय नंबर 17 में। तो अध्याय नंबर 17 में हम पढ़ेंगे अर्बन लाइफ स्टाइल पे, और नगरीय जीवन में हम नगर पंचायत के बारे में बात करेंगे, नगर पालिका क्या होती है, नगर पालिका परिषद क्या होती है, नगर निगम का गठन कैसे होता है, नगर निगम के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो जो एक शहर में स्थानीय स्तर पर प्रशासन का ढांचा देखने को हमें मिलता है, उसके बारे में कह लीजिए हम इस चैप्टर में बात करेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है फ्रेंड्स अध्याय 18। एक सेकेंड, आप थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। जो आपका अध्याय 18 है, अध्याय 18 में हमें क्या पढ़ना है, जनपद स्तरीय प्रशासन, जिला स्तर पे जो प्रशासन का ढांचा हमें देखने को मिलता है, जो कानून व्यवस्था देखने को मिलती है, भूमि व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं का विकास कैसे किया जाता है एक जिला स्तर प्रशासन के द्वारा, शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे की जाती है, सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की जाती है, इन चीज़ों पे आपसे चर्चा की जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका जो अध्याय नंबर 19 है, अध्याय नंबर 19 में हमें यातायात एवं सुरक्षा के बारे में पढ़ना है। यातायात एवं सुरक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सड़क यातायात के नियम एवं संकेतों की जानकारी। जब
सड़क पे गाड़ियाँ चलती हैं तो वो किन नियमों का पालन करती हैं, मतलब जब हम गाड़ी सड़क पे चलाते हैं तो हम किन नियमों का पालन करते हैं, और जो संकेत लगे होते हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन, आप जब शहर में गए होंगे तो ट्रैफिक सिग्नल आपको देखने को मिलता होगा। तो यातायात से जुड़े जो सिंबल्स हैं उन पे चर्चा हम करेंगे। सड़क दुर्घटना के बचाव हेतु सावधानियों पे हम बात करेंगे आपसे, कि जो सड़क दुर्घटना होती है और उससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं जिससे कि सड़क पे दुर्घटना ना हो पाए हमारे साथ, ठीक ना, ये चीज़ है। तीसरा है रेल यातायात के बारे में पढ़ेंगे हम, कि रेलवे क्रॉसिंग के संकेतों की जानकारी इसके अंतर्गत देखेंगे, और रेलवे यातायात क्या होता है ये भी जानेंगे हम। रेल यात्रा करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसकी चर्चा हम आपसे बिल्कुल डिटेल में करेंगे, और यातायात संकेतों की जानकारी पे भी हम बात करेंगे डिटेल में, उसमें सभी प्रकार के यातायात के संकेतों के बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक। अध्याय नंबर 20 से शुरू होता है, आप यहाँ पे लिख लीजिए। अध्याय नंबर 20 से आपका शुरू होता है अर्थशास्त्र। क्या शुरू होता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक, तो अध्याय नंबर 20 से आपका अर्थशास्त्र शुरू होता है, और अध्याय नंबर 20 में क्या है? अर्थशास्त्र एक परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स हम देखेंगे। अर्थशास्त्र का अभ्युदय यानी कैसे इसका उदय हुआ, और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र क्या है, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। और ये जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना योगदान, कंट्रीब्यूशन किस तरीके से दिया, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। सबसे बड़े अर्थशास्त्री जो माने जाते हैं आपके एडम स्मिथ हैं, एल्फ्रेड हैं, आपके मार्शल हैं, रॉबिन्स हैं, और जेके मेहता हैं, अमर्त्य सेन हैं। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 अर्थशास्त्री यहाँ पे दिखे, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक ना, ये चीज़ है। अंतिम चैप्टर जो आपका अध्याय 21 है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, उसमें हमें पढ़ना है कि नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, वो हम देखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि जब आपके सामने कोई अन्य व्यक्ति जीडीपी के बारे में बोलेगा तो आप वहाँ से डर कर भागिएगा नहीं, बल्कि उससे चर्चा करने की क्षमता होगी आपके अंदर, ठीक ना। तो जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम आपको सरल तरीके से समझा देंगे। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, एनडीपी, इसके बारे में बताएंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी के बारे में चर्चा की जाएगी। वैयक्तिक आय क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होता है, वो आपको हम समझाएंगे, और उसमें हम क्या व्यय करते हैं, और हमारी योग्य आय क्या होती है यानी डिस्पोजेबल इनकम के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि डिस्पोजल इनकम किसे कहते हैं। अगर आप 10 लाख कमाते हैं और इसमें से 2 लाख टैक्स भर देते हैं, और फिर 2 लाख आप क्या करते हैं, टैक्स भर देते हैं, और उसके बाद जो आपके पास 8 लाख बचता है, तो टैक्स भर देने के बाद जो इंसान के पास आय बचता है उसी को बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। हमने कुल जितना कमाया था उसमें हमने जो टैक्स भरा सरकार को, और उसके बाद जो हमारे पास धन बचा उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो इसी तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे हम आपको। राष्ट्रीय आय व आर्थिक विकास के बीच में क्या कोरिलेशन होता है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपके टोटल 21 अध्याय हमें पढ़ने हैं। टोटल 21 अध्याय हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो इन टोटल 21 अध्यायों का अध्ययन हम बहुत ही जल्दी में करेंगे। जल्दी में क्यों करेंगे, क्योंकि अभी जो डेट शीट जारी हुई है यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की, उसमें आपको बोला गया है कि प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका 27, 28, 29 3 दिन में ले लिया जाएगा। तो उसके हिसाब से हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर 15 या 20 दिन के अंदर में ये सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो आपको रिवीजन भी करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मेरा कोशिश रहेगा कि 15 दिन के अंदर में ये 21 अध्याय खत्म कर दिया जाए, जिससे कि आप अपना रिवीजन भी कर लीजिए समय रहते, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होते
परीक्षा के समय जो कि नज़दीक है, तो इसीलिए मैं प्रोजेक्ट कार्य या मॉडल पे ज़्यादा आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कुछ प्रयोगात्मक कार्य भी हैं, जिससे कि हम जितनी चीज़ें पढ़ेंगे उसको कैसे व्यवहारिक रूप में हमारे अंदर वो चीज़ आ पाए, व्यवहारिक रूप में उसको हम समझ पाएँ बोध के स्तर पर, या फिर कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक स्तर पर। तो उसके लिए हमें प्रयोग कार्य करने होते हैं। तो उसमें जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा-सा मैं चर्चा कर देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है, प्रत्येक के पाठ में अंतर्निहित ज्ञान संकल्पना को बच्चों तक पहुँचाने के लिए प्रोजेक्ट बनाना होगा, मॉडल बनाने होंगे, गेम बनाना होगा, और वीडियो क्लिप तैयार करना होगा, ऑडियो क्लिप तैयार करना होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट तैयार करने का कार्य दिया जाएगा। तैयार किया जा सकने वाले मॉडल प्रोजेक्ट की सांकेतिक सूची सहायतार्थ निम्नार्थ है। आपको नीचे ये सूची दी गई है, इस पे आप बना सकते हैं। जैसे कि पहला मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। भारत में प्रारंभिक मानव के प्रमुख स्थल कौन-कौन से थे? जैसे कि एलोरा की गुफा जो आपको दिखती है, अजंता की जो गुफा दिखती है, तो बाघ गुफा भी एक दिखती है। तो जो प्रमुख स्थल थे प्रारंभिक मानव से जुड़े थे या प्रारंभिक जीवों से जुड़े थे, तो इसका आप चित्र बना के एक चार्ट पेपर पे बना लीजिए। उस तरीके से प्रमुख नदियाँ, प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय, नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, प्रमुख विदेशी जो मुद्राएँ हुईं, वेशभूषा हुए, राजधानी हुए, भाषाओं को मानचित्र, मॉडल या चार्ट पेपर के माध्यम से प्रदर्शित करें। या तो आप एक मानचित्र बना लीजिए और उसमें दिखाइए कि प्रारंभिक मानव के प्रमुख स्थल कौन-कौन से थे, प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सी थी। आप अलग-अलग मानचित्र पे भी दिखा सकते हैं, एक पे स्थल, एक पे नदी, तो इस प्रकार से। हालाँकि मैं इसको करा दूँगा, अब इस सेमेस्टर में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद मैं आपको प्रोजेक्ट कार्य भी ज़रूर कराऊँगा, हर विषय में कराऊँगा, ठीक ना? तो ये नीचे भी हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं डिस्कशन करूँगा, ठीक ना? महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपने अभी तक विज्ञान विषय की तैयारी नहीं की है प्रथम सेमेस्टर की, और हिंदी विषय की नहीं की है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि विज्ञान और हिंदी इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। विज्ञान की समस्त क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। टोटल 6 यूनिट हैं विज्ञान के अंदर, तो 6 यूनिट से संबंधित क्लासेस अपलोड हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। एक-एक वीडियो देख डालिए और एग्ज़ाम से पहले अपना पूरा रिवीजन कर डालिए। हिंदी की क्लासेस चल रही हैं लगातार, तो हिंदी में भी आपको 2 यूनिट पढ़ा दिया गया है, तो आप हिंदी भी तैयार कर लीजिए, और बाकी के 3 यूनिट आपको पढ़ा दिए जाएँगे। और हिंदी के साथ-साथ ही अब आपकी सामाजिक विज्ञान की क्लास आज से स्टार्ट हो गई है, तो आप सामाजिक विज्ञान की क्लास को भी देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है? चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे वो चैप्टर 1 पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है?